हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जहां हमारा फिजिक्स का टॉपिक छूटा था विद्युत चालन, जिसके अंदर हमने विद्युत चालन को पढ़ा और उसके अंदर हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े। आज उसी टॉपिक का दूसरा पार्ट है और आज ये विद्युत चालन चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। न्यूमेरिकल्स की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स कोशिश करेंगे आपसे बोर्ड एग्जाम में गलत ना हो। और बहुत ही जल्द हम केमिस्ट्री की 4 घंटे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइव क्लास लेकर आएंगे और उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट करा लिया जाए ऑर्गेनिक भाग से। और अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो अगले दिन हम उसकी क्लास को फिर लाइव लगा देंगे। तो चिंता ना करिए, मैं 2 या 3 दिन के अंदर आपको लाइव क्लास दूंगा और 2-3 दिन के अंदर जैसे हम लाइव क्लास आएंगे तो पहले आपको एक दिन सूचना, एक दिन पहले हम अवगत कर देंगे, चिंता ना करिएगा। और तब तक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग हम सोच रहे थोड़ा सा और नजदीक पहुंचे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 आज फाइनल हो जाएगा आज के लेक्चर के अंदर। और अनसॉल्व पेपर भी बेटा आपके सामने अब अपलोड होगा जल्दी से जल्दी। बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते रहिए। और जैसा कि चलते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परपथ, इसी का सेकंड भाग है। अब इसके अंदर कितना पढ़ना होगा, हमें पढ़ना होगा सेल का विद्युत भागबल, टर्मिनल विभवांतर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और इन तीनों में संबंध। ध्यान रखना, इन तीनों में क्या होता है, संबंध। उसके बाद हमें पढ़ना है किरचॉफ के नियम और हमें पढ़ना होता है व्हीटस्टोन सेतु। तो इस टॉपिक से इतना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे ज्यादा किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ रहे हैं विद्युत सेल के बारे में। क्या है विद्युत सेल? देखो, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, विद्युत सेल। अब सेल क्या करेगा, सेल बदलेगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, एक पात्र लेंगे और इस पात्र के अंदर यहां पर इसमें क्या होगा, 2 छड़ें होती हैं। ये क्या होती हैं, 2 छड़ें होंगी इसके अंदर। विद्युत सेल के अंदर क्या होंगी, 2 छड़ें। इन छड़ों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इन छड़ों को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। इसके अंदर आपने देखा होगा जो हमारी बैटरी होती है, बैटरा होता है हमारा इन्वर्टर बैटरा वाला, तो उसके अंदर देखते हैं 2 नक्खे निकले होते हैं, उन्हें छड़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, जिसपे एक पे धन टर्मिनल होता है और एक पे कैसा होता है, ऋण टर्मिनल होता है। उसके बाद उस बैटरा के अंदर द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य। क्लियर? तो हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आपसे पूछा जाए बताओ भाई विद्युत सेल किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे विद्युत सेल, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें एक क्या होगा, द्रव तथा 2 छड़ें होती हैं। 2 छड़ें होती हैं। द्रव को विद्युत अपघट्य तथा छड़ों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। छड़ों क्या बोले बेटा, इलेक्ट्रोड। अब विद्युत सेल का संकेत होता है, वह संकेत क्या होता है, इसका जो संकेत होगा ये एक प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल। ये हो गया हमारा विद्युत सेल का संकेत। अब आपसे पूछा जाए विद्युत सेल के प्रकार, किसको, विद्युत सेल के प्रकार।
तो ये आज के लेक्चर में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन के अंदर विद्युत सेल, वहां डिटेल में होते हैं। ये कितने प्रकार का होगा? 2, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल जिसमें अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है, अर्थात जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसे सेल क्या कहलाएंगे? प्राथमिक सेल। जैसे हमारा लैक्लांसे सेल, मरकरी सेल जो घड़ी में पड़ता है वो, ठीक है। तो इनको एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। डिस्चार्ज हो गए, खराब हो गए, बेटा निकाल के फेंक दिया इसको, ठीक है। और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। अब द्वितीयक सेल क्या है? तो ऐसे सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो जाएंगे तो इन्हें क्या करेंगे? चार्ज करके पुनः उपयोग में लाया जाता है। जैसे मोबाइल वाली आपकी बैटरी होती है, एक बार इसका क्या होगा? निरावेशन और पुनः फिर से इसका आवेशन करके इसे उपयोग में लाया जाता है। तो ये टॉपिक आज केमिस्ट्री के अंदर होंगे, चिंता ना करिएगा, ठीक है। नोट करिए, नोट करिए आज तक बेटा टॉपिक जल्दी। इसके बाद अब हम समझेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। क्या होता है सेल का विद्युत वाहक बल? कब बोला जाता है सेल का टर्मिनल विभवांतर और कब होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध? देखो एक चित्र के सहायता से हम समझते हैं और तीनों की परिभाषा देंगे। देखो सबसे पहले जो सेल का संकेत बताए थे वो यही होता है बेटा, एक प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल। इससे हम क्या करेंगे? इसके बाह्य पर्पस से, इसके बाह्य पर्पस से एक हम प्रतिरोध जोड़ देंगे और प्रतिरोध यहां पर कौन है? आर। प्रतिरोध कौन है? आर। अब यहां सेल में कौन होता है? सेल के अंदर एक प्रतिरोध जोड़ दिया और ये प्रतिरोध कौन सा है इसका? ये बाह्य प्रतिरोध हो गया। ये कौन है? बाह्य प्रतिरोध। और मैंने बताई थी कि धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसी रुकावट को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ये स्मॉल आर, स्मॉल आर ये क्या है? तो आप बोलोगे आंतरिक प्रतिरोध। और ये पूरा क्या है यहां पर? ये हमारा हो गया सेल। ये सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा E। और ये हमारा कौन होगा? आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। तो उसके बाद जहां से प्लस टर्मिनल होगा वहां से आवेश निकलना शुरू होगा। क्लियर? अब क्या होगा? जब आवेश को हम इस प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित करेंगे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, बाह्य परपथ में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परपथ में जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होगी वही कहलाती है सेल का टर्मिनल विभवांतर। विभवांतर, विभवों में अंतर कहां पर होगा? बाह्य प्रतिरोध के अंदर, बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर। कहां होगा? बाह्य प्रतिरोध में, ठीक है। कहां होगा? बाह्य प्रतिरोध में। तो यहां पर जब हम क्या करेंगे? सेल द्वारा आवेश को प्रवाहित करेंगे तो आवेश एक टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल तक, मान लिया इस टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो बाह्य सेल, बाह्य परपथ में, बाह्य परपथ में सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा होगी वही कहलाएगी सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो विभवांतर होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, ठीक है। और यहां से ये आवेश क्या हुआ? इस प्रतिरोध से होते हुए पुनः आंतरिक प्रतिरोध से होते हुए फिर से माइनस टर्मिनल पे आ गया। पूरे परपथ में एकांक आवेश को हमने क्या किया? पूरे परपथ में प्रवाहित किया गया, प्रवाहित किया। और प्रवाहित करने में इस सेल द्वारा जो भी ऊर्जा दी गई है उसी को क्या बोलते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल। कब टर्मिनल विभवांतर? तो आप बोलोगे एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो बाह्य परपथ में, बाहरी परपथ में सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा होती है वही ऊर्जा क्या बन जाती है? सेल का टर्मिनल विभवांतर। और पूरे परपथ में अगर आवेश को प्रवाहित कर दोगे तो वह क्या बन जाएगी? और पूरे परपथ में आवेश को प्रवाहित करने में
जो सेल द्वारा ऊर्जा दी गई है वह क्या कहलाएगी? सेल का विद्युत वाहक बल। तो लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाएगी? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। माना परिपथ में एकांक आवेश Q को प्रवाहित करने में, भाई किसको प्रवाहित कर रहे हैं? Q को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में। माना पूरे परिपथ में एकांक आवेश Q को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी हो? W हो, तब सेल का विद्युत वाहक बल, तब सेल का विद्युत वाहक बल क्या फॉर्मूला हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा W/Q। E बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। अब इसके मात्रक की बात करेंगे तो आप बिल्कुल मात्रक बता सकते हो। एक तो मात्रक हो जाएगा जूल, कार्य का, ऊर्जा का मात्रक जूल, और प्रति आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे कूलाम, या दूसरा मात्रक बेटा इसका क्या है? तो आप बोलोगे इसका मात्रक तो दूसरा वोल्ट होता है। क्या होगा? वोल्ट। तो ये कहानी किसकी बताई भाई? सेल के विद्युत वाहक बल की। अब हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनल विभवांतर को। पहले इसको नोट करिए इसको। अब परिभाषा लिखेंगे बेटा सेल के टर्मिनल विभवांतर की। तो लिखेंगे परिभाषा, एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाते हैं। मान लिया कि माना एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक Q आवेश को प्रवाहित करा रहे हैं, और Q आवेश को प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी है? W हो, तब सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो लिखेंगे माना एकांक आवेश Q को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो,
माना एकांक आवेश Q को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या मान ली हमने, W है। तब सेल का टर्मिनल विभवांतर बेटा V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। मात्रक बेटा क्या रहेगा, तो आप बोलोगे कि वही रहेगा कौन, कार्य का इसका मात्रक हो जाएगा जूल ऊर्जा का, और आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम, या दूसरा मात्रक इसका क्या है तो आप बोलेंगे वोल्ट। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ा रहे, नोट करिए इसको। इसके बाद अगली हेडिंग है बेटा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, देखो सेल के अंदर कौन भरा होता है, तो आप बोलोगे विद्युत अपघट्य। सेल के अंदर कौन भरा होता है, विद्युत अपघट्य। और उस विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग में क्या हो रही है, रुकावट हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या बताया, किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य के द्वारा, किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न हुए अवरोध को क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और इसे किससे लिखेंगे, स्मॉल r से लिखेंगे परिभाषा। किसी सेल में उपस्थित, किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न हुए अवरोध को, उत्पन्न हुए अवरोध को क्या बोलेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे भाई सिंबल ही पहचान लो, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखो सेल के अंदर बेटा कौन भरा था, विद्युत अपघट्य भरा था। मान लिया ये हमारा सेल बना रहे बेटा, यहां से विद्युत सेल बनाएंगे, दो इलेक्ट्रोड लेंगे प्लस माइनस, और इसके अंदर कौन भरा होगा, आप बोलोगे विद्युत अपघट्य। अब इसमें जब आवेश प्रवाहित होंगे तो आवेश एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, यहां से इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक जाएंगे अंदर से, और अंदर कौन भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य। तो यह विद्युत अपघट्य क्या करेगा, धारा के मार्ग में रुकावट करेगा। और धारा के मार्ग में रुकावट कहां से, इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक आवेश को आने में जब जाएगा तो बेटा धारा क्या, ये विद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में क्या करेगा, रुकावट। और इसी रुकावट को क्या बोला गया है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, भाई विद्युत अपघट्य के कारण तो धारा के मार्ग में रुकावट हुई, जिसे हमने क्या बोला, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और हम क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघट्य को बढ़ा दे। किसको बढ़ा दे, विद्युत अपघट्य की सांद्रता को बढ़ा दे। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता को बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा, भाई बढ़ जाएगा, ज्यादा रुकावट हो जाएगी। भाई सांद्रता बढ़ा रहे हो, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। दूसरा, अगर प्लेटें ज्यादा दूरी पर रख दोगे तो फिर बेटा तो और ज्यादा क्या हो जाएगा, धारा के मार्ग में क्या हो जाएगी, रुकावट। क्लियर। तो लिखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर एक विद्युत अपघट्य
विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर प्लेटों के यानी जो इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे। प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये कहानी थी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की। 2024 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। क्लियर? और उसके बाद अब इसके आगे जो डेरिवेशन कराने वाले हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल ई और टर्मिनल विभवांतर V में संबंध, ये भी पूछा गया है। उसके बाद किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु। नोट करिए, पहले इसको नोट करेंगे। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग है सेल का टर्मिनल विभवांतर V, सेल का विद्युत वाहक बल E तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा इसमें क्या निकालना है? संबंध निकालना है। कैसे संबंध निकालेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक विद्युत वाहक बल लेंगे, सेल लेंगे, और सेल में आपको पता है कि भाई कौन होगा? आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। तो यहाँ ये आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल E, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। तो ये कहानी किसकी हो गई? तो आप बोलोगे एक सेल की कहानी हो गई। किसकी? सेल की। कि सेल का विद्युत वाहक बल E, सेल के अंदर भरा होता है विद्युत अपघट्य जिसके द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट की जाती है, तो आंतरिक प्रतिरोध R। अब इसके बाह्य परपथ से हमने क्या करेंगे? इसके बाह्य परपथ से हम एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देंगे R, और क्या लगा देंगे? एक कुंजी लगा देंगे, और धारा को मापने के लिए एक एमीटर लगा दे रही है। किस क्रम में? ये रहे श्रेणी क्रम में। ठीक है। और क्या करेंगे? जो विद्युत वाहक बल है दोनों प्लेटों के बीच हम किसको जोड़ देंगे? पाठ्यांक जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? पाठ्यांक। किसको जोड़ दिया हमने? ये वोल्ट मीटर यानी पाठ्यांक को जोड़ दिया। तब अब एक काम करना है कि एक सेल के अंदर यहां से देखो, यहां पर अब पूरे परपथ में कौन प्रवाहित होना शुरू होगी? मान लिया आवेश प्रवाहित होंगे। माना कौन प्रवाहित होंगे? आवेश प्रवाहित होंगे पूरे परपथ के अंदर। तो एक सेल द्वारा कितना कार्य करना होगा? भाई Q आवेश को प्रवाहित करने में एक सेल द्वारा किया गया कार्य। तो यहां पर लिखेंगे माना T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। मान लिया T समय में कितना? माना यहाँ पर लिखा है माना T समय में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, या यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, माना परपथ में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। पूरे परपथ में कौन आवेश प्रवाहित होगा? Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तब सेल द्वारा किया गया कार्य भाई कार्य किसके रूप में संचित होगा? उसकी ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कार्य किसके रूप में संचित होता है? उसकी ऊर्जा के रूप में। अब कैसे निकालें भाई? कार्य को कैसे निकालेंगे? तो आप फॉर्मूला पढ़ के आए कि V बराबर होता है W/Q। और जब पूरे परपथ में ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जब आवेश को ले जाया गया था तब की कहानी है। तब होता है टर्मिनल विभवांतर।
पर जब हम आवेश को पूरे परपथ में ले जाते हैं तो होता है विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल E बराबर होता है W/Q। तो हम ये कार्य निकाल रहे हैं भाई, कार्य कितना कर रहे हैं, जब आवेश को प्रभावित कर रहे हैं तो कार्य कितना कर रहे हैं। तो आप बोलोगे बट्टे में एक कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो W बराबर हो जाएगा E इंटू में Q। E इंटू में क्या होता है Q। पर यहाँ आवेश के रूप में कौन प्रवाहित होगी, तो आप बोलोगे धारा। कौन प्रवाहित होगी, धारा। और धारा को प्रवाहित होने में समय तो लगेगा, धारा को प्रवाहित होने में समय लगेगा। तो फॉर्मूला होगा Q बराबर I इंटू में T। तो यहां से लगा देंगे W बराबर E और Q की जगह लगा देंगे I इंटू में T, और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1। यानी एक सेल में जब हम क्या करेंगे, Q पूरे परपथ में Q आवेश प्रवाहित करेंगे तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, EIT। अब यह कार्य दो जगह होगा, एक तो यहाँ पर जो धारा जाएगी वो बाह्य प्रतिरोध में जाएगी, आवेश इससे बाह्य प्रतिरोध से होकर जाएंगे। तो बाह्य प्रतिरोध में आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा था, और उसके बाद जो सेल को, जो आवेश को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध से ले जाएंगे, आंतरिक प्रतिरोध से। तो हमारा दो जगह से यहाँ पर कार्य होगा, कैसा, एक तो बाह्य प्रतिरोध के अंदर और एक आंतरिक प्रतिरोध। यानी सेल द्वारा दो जगह ऊर्जा दी जाएगी, एक तो बाह्य प्रतिरोध के अंदर कितनी ऊर्जा थी दी गई, और सेल द्वारा आंतरिक प्रतिरोध के अंदर ऊर्जा। तो लिखेंगे सेल द्वारा बाह्य प्रतिरोध, सेल द्वारा बाह्य प्रतिरोध में किया गया कार्य, बाह्य प्रतिरोध में किया गया कार्य। तो W बराबर होगा I² R इंटू में T। क्यों, क्योंकि एकांक समय में कौन प्रवाहित होगी बेटा, धारा प्रवाहित होगी। धारा को प्रवाहित होने में क्या लगेगा, समय। इस प्रतिरोध से धारा जाएगी, प्रवाहित होने में समय लगेगा। अब बाह्य प्रतिरोध है, तो बाह्य प्रतिरोध में कौन है, कैपिटल R। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर I² R इंटू में T। पर ये वाला कार्य कौन सा है, बाह्य प्रतिरोध के अंदर। अब लिखेंगे सेल द्वारा आंतरिक प्रतिरोध में किया गया कार्य। अब सेल द्वारा आंतरिक प्रतिरोध में कितना कार्य किया गया है, तो W बराबर हो जाएगा I² आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और इंटू में T। क्लियर। तो हम निकालेंगे अब कुल कार्य, बाह्य प्रतिरोध में इतना, आंतरिक प्रतिरोध में इतना, तो कुल कार्य W बराबर लगाएंगे, W बाह्य प्रतिरोध में जो आपने कार्य किया है प्लस किसमें, आंतरिक प्रतिरोध के अंदर जो कार्य किया है। ठीक है, लगाएंगे। W का वैल्यू आपने क्या निकाला है, तो W बराबर बोलोगे EIT। W बराबर क्या है, EIT बराबर, अब बाह्य प्रतिरोध में आपने निकाला है W बराबर क्या निकाला है, I² R इंटू में T प्लस आंतरिक प्रतिरोध के अंदर आपने क्या देख रहे हैं, तो I² स्मॉल r इंटू में T। अब क्या कहानी होगी, कहानी ये होगी कि दोनों जगह से इसमें I² और T कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेंगे। तो E बराबर हो जाए EIT बराबर I² T, तो कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर R और प्लस में स्मॉल r प्लस में स्मॉल r। तो स्क्वायर से I कैंसिल और T से T कैंसिल, यानी फॉर्मूला बचेगा E बराबर I कोष्टक में R प्लस R। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम धारा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे ये तो गुणा में है ना, दूसरी ओर जाके भाग में, तो I बराबर हो जाएगा E बट्टे R प्लस R। तो यहां से हमने क्या निकाल ली, धारा, और इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 1। क्या बना दिया, समीकरण नंबर 1। क्लियर। तो यहां से हम धारा निकाल लिया। अब समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से भाई I का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। I का जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो E बराबर हो जाएगा IR प्लस I इंटू में स्मॉल r।
अब बाह्य प्रतिरोध, यहां पर ये बाह्य प्रतिरोध में जब धारा प्रवाहित होगी तो फॉर्मूला होता है ओम के नियम से बेटा, बी बराबर क्या होता है आई इंटू में आर, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध में कौन लगा होगा हमारा टर्मिनल विभवांतर, कौन होता है टर्मिनल विभवांतर। तो यहां से क्या कहानी घटेगी इसको भी काट रहा हूं, तो यहां से हो जाएगा E बराबर आई इंटू में आर बराबर हो जाएगा बी प्लस आई इंटू में आर, ठीक है। यहां से एक फॉर्मूला ये बन गया। सेकेंड, अगर मुझे यहां से क्या करना है, स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, स्मॉल आर का। तो यहां से क्या करना है, ये बी प्लस में दूसरी ओर जाके माइनस के अंदर हो जाएगा बराबर आई इंटू में आर, आर निकालना है आई गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो ई माइनस बी बट्टे आई और बराबर क्या हो जाएगा आर। लेकिन हमें पता है क्या कि बी बराबर होता है आई इंटू में आर, बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है आई इंटू में आर। तो यहां से हमें बेटा क्या करना है, हमें यहां से आई को निकालना है, पर यहां पर कैपिटल आर होता है, ध्यान रखना। बाह्य प्रतिरोध में होगा टर्मिनल विभवांतर, हमें यहां से आई निकालना है, तो यहां पर आर गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा बी अपॉन आर। इस आई का वैल्यू यहां लगा देंगे, तो ई माइनस के बी और बट्टे बी अपॉन कौन है आर, और बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल आर। इस आर को ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पर ई माइनस के बी बट्टे बी और यहाँ पर कौन आ जाएगा आर बराबर स्मॉल आर। क्लियर, आप यहाँ तक भी बेटा हल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आगे हल करना चाहोगे तो बना लेना फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाला सेल का टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहकमल में संबंध। क्लियर, पहले नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए इसको बेटा। इसके अंदर एक नोट पॉइंट समझना है। नोट पॉइंट कब, क्या कि जब विद्युत सेल क्या कर रहा है, धारा दे रहा है, मतलब ये सेल क्या कर रहा है, धारा को दे रहा है, अर्थात निरावेशित होता है, तो उसकी प्लेटों के बीच जो टर्मिनल विभवांतर होता है बी का मान, जो बी का मान होगा उसके विद्युत वाहकबल ई से कैसा होता है, कम। विद्युत वाहकबल ई से कैसा होगा, कम होगा। बी ई ज्यादा होगा और बी कैसा होगा, कम। इसका कारण विद्युत सेल में आंतरिक प्रतिरोध का होना है, और इसकी ठीक उल्टी क्रिया हो जाए तो मतलब ये तो निरावेशन है। अगर आवेशन हो जाए स्रोत, आवेशन की स्थिति में बी का मान ज्यादा हो जाएगा और ई का मान कैसा हो जाएगा, कम। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट। इसके बाद आ रहे हैं किरचॉफ के नियम पर, नोट करिए इसको। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद एक टॉपिक और आपका इंपॉर्टेंट आता है, वो होता है व्हीटस्टोन सेतु। क्लियर, तो किरचॉफ के नियम दो नियम है। प्रथम नियम संधि अथवा धारा का नियम, दूसरा नियम लूप अथवा वोल्टता का नियम। क्लियर, पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और दूसरा ऊर्जा संरक्षण पर। क्लियर, अब सबसे पहले समझेंगे पहले नियम को। मान लिया कि आपने क्या किया है कि यहां से 3-4 वायर लिए, एक परपथ बनाया, एक ऐसा परपथ बनाया जिससे क्या हुई, कुछ तार से हम धारा लेकर जा रहे हैं, कुछ तार से धारा लेकर आ रहे हैं। देखो यहां पर ये क्या है, संधि है। इन सभी तारों की हमने क्या बनाई है, संधि, कि यहां पर सभी धाराएं आकर क्या होंगी, मिलेंगी। अब हुआ क्या कि पहले वाले तार से हम धारा I1 लेकर आ रहे हैं, दूसरे वाले तार से हम धारा I2 लेकर आ रहे हैं। दो तार से तो हम धारा लेकर आ रहे हैं और इस तार से हम धारा लेकर जा रहे हैं संधि से दूर। इस तार से धारा हम लेकर जा रहे हैं संधि से दूर, और इस तार से भी हम धारा क्या कर रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं। तो हम दो तार से धारा लेकर आ रहे हैं और 3 तार से धारा संधि से दूर ले जा रहे हैं। तो जितनी भी धाराएं संधि पर मिलेंगी, जितनी भी धाराएं क्या होंगी, संधि पर मिलेंगी, तो संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग
किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होगा? शून्य के बराबर होगा। अर्थात संधि का अर्थ मतलब यहां पर संधि का मतलब क्या हो जाएगा? जोड़। संधि का अर्थ मतलब क्या हो जाएगा? जोड़। जितनी भी धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, जितनी भी धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, वह सबकी सब धाराएं धनात्मक ली जाती हैं, और जितनी भी धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, यह सबकी सब धाराएं कैसी ली जाती हैं? ऋणात्मक ली जाती हैं। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे पहले परिभाषा, किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। शून्य के बराबर होता है। शून्य के बराबर होता है। अर्थात संधि का अर्थ क्या है? जोड़ है। संधि का अर्थ क्या है? जोड़ है। संधि की ओर आने वाली धारा को, जो संधि की ओर धारा आ रही है, संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक तथा संधि से, जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात बेटा अब यहां से देखते हैं, अब संधि की ओर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं? तो आप बोलोगे संधि की ओर तो एक तो धारा आ रही है I1, दूसरी धारा कौन आ रही है? I2। तो भैया ये धारा धनात्मक ली जाएंगी। अब संधि से बेटा दूर कौन जा रही है? तो आप बोलोगे संधि से दूर I3 जा रही है, तो ऋणात्मक ली जाएगी। चिन्ह कैसा लिया जाएगा? ऋणात्मक। आप बोलोगे संधि से दूर I4 भी तो जा रही है, तो ये भी चिन्ह ऋणात्मक। फिर आप बोलोगे कि संधि से दूर I5 भी जा रही है, ये भी चिन्ह ऋणात्मक। और इन सब धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर। ये माइनस वाले दूसरी ओर जाके किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर I3 माइनस का, दूसरी ओर जाके प्लस का, I4 माइनस का, दूसरी ओर जाके प्लस का, I5 माइनस का, दूसरी ओर जाके प्लस का। तो I1 और I2 ये क्या है? संधि की ओर आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धारा। फिर आप बोलेंगे कि भाई I3, I4, I5 क्या है? तो यहां पर ये हो जाएगा संधि से दूर जाने वाली धारा। तो आप बोल सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धारा बराबर होती है संधि से दूर जाने वाली धारा के। तो यहां पर किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। नोट करिए बेटा, इसके बाद दूसरा नियम करा रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद
द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? देखो, द्वितीय नियम है लूप अथवा वोल्टता का नियम। अब इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें लेंगे भिन्न भिन्न प्रतिरोध लेंगे और विभिन्न खंडों में हम क्या जोड़ेंगे, विभिन्न खंड लेंगे, उनमें हम जोड़ेंगे प्रतिरोध को और उसमें क्या लगाएंगे, विभिन्न खंडों में विद्युत वाहक बल लगाकर उसमें क्या करनी है, धारा को प्रवाहित करनी है। कैसे करना है देखो समझो। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, दो विद्युत वाहक बल लेंगे। मान लिया आप चाहे दो लो चार लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया हमने दो विद्युत वाहक बल लिए। पहले का विद्युत वाहक बल, पहला सेल E1 है और दूसरा सेल E2 और इससे हमने जोड़ दिया आंतरिक प्रतिरोध। सॉरी, इससे क्या करेंगे हम, ये सेल है और सेल से हम सीधा क्या जोड़ देंगे, प्रतिरोध जोड़ेंगे। ये प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और एक अन्य, इन दोनों सेलों से एक हम अन्य प्रतिरोध जोड़ देंगे। इन दोनों सेलों से एक अन्य प्रतिरोध जोड़ देंगे R3। अब इन दोनों सेलों से, जो विभिन्न खंडों में हमने सेल लगाए हुए हैं, इन दोनों सेलों से हम क्या करेंगे, जो ये आपने विभिन्न खंडों में प्रतिरोध लगाए हुए हैं, इन विभिन्न खंडों में लगे हुए प्रतिरोध में हम किसको प्रवाहित करेंगे, धारा को। अब कैसे प्रवाहित करेंगे, तो जो इसका सेल का जो बड़ा वाला नखा होता है वो प्लस टर्मिनल, छोटा वाला माइनस, ये प्लस और ये वाला माइनस। क्लियर? धारा कहाँ से निकलना शुरू होगी, जहां प्लस टर्मिनल होता है धारा वहीं से निकलना क्या हो जाती है, शुरू होती है। तो पहले वाले से धारा I1 निकलेगी, ये धारा इधर आएगी और यहां से बेटा धारा कौन सी निकलेगी, आप बोलोगे दूसरा सेल है तो दूसरे सेल से I2 धारा निकलेगी। और अभी पढ़ा के आए संधि पर धाराएं क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये धारा I1 आ रही है, ये धारा I2 और दोनों जुड़कर कितनी हो जाएंगी, तो आप बोलोगे जब दोनों को जोड़ेंगे तो मान लिया बेटा कौन बन जाएगा, I1 प्लस I2, दोनों का योग, यानी दोनों धारा जब जुड़ जाएंगी तो I1 प्लस I2 हो जाएंगी। इस वाले सेल से धारा I1 निकाली, इस वाले सेल से धारा I2 निकाली, यहाँ पर दोनों धारा यहाँ के जुड़ गई, I1 प्लस I2। तो जो ये आपका पहला प्रतिरोध मिला, इससे धारा कितनी जाएगी, तो आप बोलोगे इन दोनों धाराओं का योग I3 से होकर जाएगा, वो R3 से। अब दोनों धाराएं कौन कौन सी हैं, तो आप बोलोगे I1 प्लस I2, इसमें धारा जाएगी। फिर क्या होगी, ये धारा घूमेगी। अब आगे जाके फिर से दो संधि पड़ गई, तो इस वाले में कौन सी धारा निकल रही, तो आप बोलोगे I2, तो आप इसमें I2 ही भेज दीजिए, उसको भेज दीजिए I2 को। और फिर ऊपर वाले में तो आप बोलोगे इसमें धारा I1, तो इस वाले में धारा I1 चली जाएगी। तो इस वाले प्रतिरोध के अंदर धारा I1, इस वाले प्रतिरोध के अंदर धारा I2 और इस वाले प्रतिरोध के अंदर दोनों धाराओं का योग। क्लियर? दोनों धाराओं का क्या कर देना है, योग जाना है इसके अंदर। ठीक है, अब करना क्या है, तो हमें दो बंद पास मिले, पहला बंद पास ये और दूसरा बंद पास ये वाला। अब इसको करें कैसे, देखो थोड़ी सी चीजें समझेंगे। जो ये प्रतिरोध है और प्रतिरोध के संगत कौन बह रही है, धारा। प्रतिरोध के संगत कौन बह रही है, धारा। मान लिया धारा की डायरेक्शन इधर है, प्रतिरोध के संगत धारा की डायरेक्शन यानी जो दिशा है वो इधर है, और आप अगर धारा की दिशा में चलोगे, तो चिन्ह कैसा लेंगे, प्लस का I इंटू में R। प्रतिरोध के संगत कौन होगी, धारा। तो धारा की दिशा में आप चिन्ह कैसा लेंगे, प्लस। इसी प्रकार अब ये रहा बेटा प्रतिरोध, धारा इधर बह रही है, लेकिन क्या हुआ कि आप धारा के विपरीत डायरेक्शन में चलना शुरू हुए। धारा इधर चल रही है, धारा इधर प्रवाहित हो रही है, हम इसके विपरीत प्रवाहित चलना शुरू हुए। तो यहां पर चिन्ह कैसा लेंगे, माइनस का। चिन्ह कैसा लेंगे, माइनस का। धारा की डायरेक्शन में चिन्ह प्लस का, धारा के विपरीत चलोगे चिन्ह माइनस का, क्योंकि यही नियम बिल्कुल चलने लगने हैं हमारे व्हीटस्टोन सेतु पर। ठीक है, ऐसा ही अब बात करेंगे विद्युत वाहक बल की। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, तो जब आप प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर चलोगे, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर चलोगे, विद्युत वाहक बल कैसा लोगे, ऋणात्मक। कैसा लेंगे, ऋणात्मक। ऐसे ही जब आप कैसा, आप चलोगे प्लस टर्मिनल, ये माइनस, और आप विद्युत वाहक बल ये रहा, आप इसके विपरीत चल रहे हो,
आप इसके क्या चल रहे हो, माइनस टर्मिनल से किधर चल रहे हो, प्लस की ओर। माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर चलोगे तो विद्युत भागबल कैसा लोगे, प्लस का। तो ये कहानी थोड़ी सी समझनी थी बस। अब यहाँ पर क्या होगा, दो बंद पास मिले, पहला बंद पास 1 और दूसरा बंद पास 2। अब इसमें ये नियम लगाएंगे, देखो पहला लेंगे बंद पास 1 में, बंद पास 1 में पहला वाला पास ये रहा, ये वाला। अब चलना कैसे है, धारा की दिशा देखिए बेटा कुछ इस तरीके से चल रही है, धारा इधर से ऐसे निकल रही प्लस टर्मिनल से, तो जिधर धारा निकलेगी ऐसे घूमेंगे, ठीक है। नाम दे रहे हैं ए बी सी डी ई और एफ। तो पहला बंद पास आपने कौन सा बनाया, तो आप बोलेंगे ए बी ई एफ और ए। तो ए बी ई एफ और ए चलेंगे। देखो आपने देखा कि ए से जब हम बी तक चले, ए से हम बी तक चले तो ए से बी तक तो कोई प्रतिरोध ही नहीं मिला। फिर हम चले बी से ई की ओर, तो बी से ई की ओर एक प्रतिरोध मिला R2, एक प्रतिरोध मिला R2, और जिस प्रतिरोध के अंदर धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, आप बोलोगे इसके अंदर धारा I2 प्रवाहित हो रही है। लेकिन हम चल किधर रहे, धारा की डायरेक्शन देखना है इधर, कि आप इसमें देखा कि इसमें तो धारा चल रही है कि ई से बी की ओर, लेकिन हम जा किधर रहे हैं, हम जा रहे हैं बी से ई की ओर। किधर जा रहे हैं, बी से ई की ओर, तो चिन्ह कैसा लेंगे, माइनस, विपरीत चल रहे। उसके बाद ई से हम चले एफ की ओर, भाई कोई प्रतिरोध नहीं है। फिर हम चले बेटा एफ से ए की ओर, और जब एफ से ए की ओर चले तो वहां बोलेंगे एक और प्रतिरोध दिखाई दे गया। अब प्रतिरोध कौन सा है, तो प्रतिरोध हमारा है R1, पर इस प्रतिरोध के अंदर धारा कौन सी है, तो आप बोलेंगे I1। अब चिन्ह कैसा लेंगे, भाई एफ से ए की ओर चल रहे हैं और धारा की डायरेक्शन भी एफ से ए की ओर है, यानी चिन्ह प्लस का। ये बराबर होंगे इन खंडों में लगे विद्युत वाहक बल के। तो यहाँ पर कौन कौन से विद्युत वाहक बल लगे, एक तो E1 आ गया और एक E2 बंद पास 1 के अंदर। तो E1 देखना, E1 कैसा हो जाएगा, आप चल रहे हो डायरेक्शन देखना माइनस से प्लस की ओर, और जब हम बेटा चलेंगे माइनस से प्लस की ओर विद्युत वाहक बल कैसा लेंगे, प्लस का, यानी E1 प्लस का। उसके बाद दूसरा विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, तो हम बेटा जो डायरेक्शन है वो बी से एफ की ओर है, हमारी चलने की दिशा है बी से एफ की ओर है, पर यहाँ पर जो धारा की डायरेक्शन है वो किधर है, सॉरी यहाँ पर हम चल रहे हैं बी से एफ की ओर, सॉरी बी से ई की ओर। बी से किधर चल रहे हैं, ई की ओर चल रहे हैं, यानी प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल को, प्लस से माइनस की ओर विद्युत वाहक बल कैसा लेंगे, माइनस का। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। ऐसे ही बंद पास 2 में भी यही घटना करेंगे, बंद पास 2 में। अब बंद पास 2 कौन सा लेंगे, तो आप बोलोगे बी सी डी ई और बी, बी सी डी ई और बी में, बी सी डी ई और बी में। देखो भाई चलो, बी से सी के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच में एक प्रतिरोध आया R3, और धारा प्रवाहित हो रही है I1 प्लस I2, धारा प्रवाहित हो रही है I1 प्लस I2। क्लियर। अब दिशा देखो, हम चल किधर रहे हैं, C से D की ओर ही चल रहे हैं, चिन्ह प्लस का आएगा। उसके बाद D से E के बीच में, D से E के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। फिर बेटा चलेंगे E से B की ओर, E से B की ओर चलेंगे, एक प्रतिरोध है R2 जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2, दिशा भी यही है, चिन्ह प्लस का, बराबर हो ये। अब बेटा ये प्रतिरोध के धारा के संगत जो भी प्रतिरोध है, इनका गुणनफल, इन सब का बीजगणितीय योग बराबर होगा किसके, इस खंड में लगे विद्युत वाहक बल के। तो कौन सा विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, तो इस खंड के अंदर केवल एक ही विद्युत वाहक बल आया हुआ है, आप बोलोगे E2। और किधर से चल रहे हैं, E से B की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल कैसा हो जाएगा, प्लस का।
कुछ इस तरीके से कहानी चलनी है। क्लियर? तो परिभाषा लिखेंगे किसी परपथ में प्रत्येक भाग के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस खंड में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या परिभाषा? किसी परपथ में प्रत्येक भाग के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होगा उस खंड में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के कैसा होता है? बराबर होगा, अर्थात सिग्मा आई इंटू में आर। धारा तथा उसके संगत जो प्रतिरोध होंगे इनके गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा वह बराबर होगा उस खंड में लगे विद्युत वाहक बल ई के। किसके बराबर होगा? विद्युत वाहक बल ई के। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये भाई किरचॉफ का जो दूसरा नियम है किस पे आधारित है? तो लिखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पहला आवेश संरक्षण पे था, दूसरा ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। क्लियर? नोट करेंगे इसको, नोट करिएगा इसको। बेटा आप लोगों को जो बीटी स्टोन सेतु है, बीटी स्टोन सेतु हमने लगभग में 8 से 10 मिनट की एक वीडियो अलग से बना दी थी और उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के अंदर लगा देंगे। तो आप लोग बीटी स्टोन सेतु को वीडियो से कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? तो यहाँ से जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सब के सब क्लियर करा दिए गए हैं। और आज शाम को आपको केमिस्ट्री क्लास मिलेगी जिसके अंदर सेलों को पढ़ाया जाएगा और इसके अलावा आपके आंसर पेपर भी लगाता चलेंगे। तो अपनी क्लास को हम यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।